क्योंकि हम लोग किस संदर्भ में बात कर रहे हैं। अभी ये जो जगह है ये कौन है, ये शिक्षण संस्थान, इसलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बताइए कि माय नेम इज सो एंड सो, आई स्टडीड इन दिस क्लास, ठीक है। उसके बाद से हम क्या बताएंगे अपना, उसके बाद से और क्या मेरी दिलचस्पी क्या होगी आप लोग के बारे में, आपका नाम क्या है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, और क्या मेरी दिलचस्पी होगी, खुद सोचिए। ठीक है, और बताइए, और कुछ बताइए। मदर्स में क्या दिलचस्पी भारत में जाने और कहाँ से आप हैं, आपका मतलब एड्रेस, ठीक है। और क्या मेरी दिलचस्पी होगी बताइए। IT क्लास, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और क्या आइडेंटिटी होगी, हॉबी में, वेरी गुड, हॉबीज कर देते हैं। और क्या दिलचस्पी होगी, और कितने साल के हैं, एक नहीं जा सकते हम नहीं बताते, और बताइए क्या बनना है, यही हम सुनना चाहते हैं। गोल ऑफ लाइफ, क्या आप लाइफ में बनना चाहते हैं, इससे ये जो गोल ऑफ लाइफ जो पूछा जाता है, जबकि जैसे अभी आप लोग 10th में है, कोई 12th में है, ग्रेजुएशन का भी कोई स्टूडेंट है यहाँ, कौन है ग्रेजुएशन वाले कितने लोग हैं, हाँ ठीक है, आप लोग ग्रेजुएट लोग हैं। अब इसके बाद से गोल ऑफ लाइफ का ये मतलब होता है कि आपने जीवन में कोई लक्ष्य, आप कितने विजनरी है, विजनरी मतलब दूरदर्शी है ना, दूरदर्शी हिंदी में जिसको बोलते हैं, क्या विजनरी, ठीक है, कितने विजनरी है, मतलब आप गोल ऑफ लाइफ, आपके जीवन का क्या लक्ष्य है ना। कई बार समझे, जैसे आप, जैसे कि मान लीजिए कि कोई कह रहा है कि हम डॉक्टर बन के समाज में अपना जो है योगदान करना चाहते हैं, तो उसका गोल ऑफ लाइफ क्या हो गया कि आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है, मैं डॉक्टर बनना या मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ या बनना चाहता हूँ, ठीक है। ऐसे ही किसी का इंजीनियर होगा, किसी का IAS ऑफिसर होगा, किसी का और क्या हो सकता है, और किसी का कोई गोल ऑफ लाइफ है, BPSC जैसे इनका गोल है, और क्या है, BPSC का कर दिया था आपने, आप ग्रेजुएट हो गई है, अभी नहीं हुई है, बहुत अच्छा से अभी से ही आप लगी है BPSC, ये बेहतर टाइम, ठीक है ना। अब ये गोल ऑफ लाइफ हो गया, और इसके बाद और क्या होगा, हॉबी जो है, और फिर जो क्या है, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब, और फिर क्या होता है, वीकनेस, और क्या होता है, इधर से कुछ लड़के बताना चाहते हैं, बताओ और क्या इंट्रोड्यूस, आप लोग बताओ और किसी व्यक्ति की क्या दिलचस्पी, देखो जब भी इंट्रोड्यूस किसी से करते हैं कोई अजनबी आदमी या मिले, अब उसको ऐसे इसी फॉर्मेट में आप लोग अपने को ये ट्रेन कीजिए, ठीक है। जैसे कि आपको क्या है कि हमको कौन सी टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजिकल जो है जानकारी है, अब इसमें अब हमको कंप्यूटर स्किल, इसके अलावा और क्या है, स्किल, और जो स्किल का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा, स्किल मतलब हुनर, नॉलेज मतलब क्या होता है, ज्ञान, नॉलेज, नॉलेज, नॉलेज मतलब ज्ञान, और स्किल मतलब हुनर। नॉलेज और स्किल में क्या अंतर है, कोई बताएगा, आप बताइए। स्किल प्रैक्टिकल हो गया और नॉलेज थ्योरेटिकल, ऑब्जर्वेशन, चलिए ऑब्जर्वेशन क्या है, इसकी हिंदी क्या होती है, प्राप्त करना, ऑब्जर्वेशन की हिंदी की अवलोकन, देखना, है ना, प्राप्त करना उसको कहते हैं रिसीव करना, है ना, बताइए, कोई बता रहा था, और बताइए नॉलेज क्या है,
उद्घाटन हुआ। ये नॉलेज है कि ये स्किल नॉलेज है, ये इंफॉर्मेशन, ये सूचना। एक से मिल गया नॉलेज का की परिभाषा कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, कोई सूचना है, वो क्या है, वो नॉलेज हो गया। आई बात समझते हैं। और उसी ज्ञान को जब क्रमबद्ध तरीके से आप करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, वही हो गई आपकी शैक्षणिक योग्यता। जैसे 10th किया, +2 किया, 12th किया, फिर ग्रेजुएशन आएगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आएगा, फिर PhD आएगा। आई बात समझिए। फिर उसमें डिफरेंट स्ट्रीम हो गए, अलग अलग। जैसे कोई साइंस का स्टूडेंट हो गया, कोई आर्ट्स का हो गया, कोई कॉमर्स का हो गया, फिर और उसमें कोई प्रौद्योगिकी हो गया, जैसे कोई इंजीनियरिंग का हो गया, कोई मेडिकल साइंस का हो गया, है ना। इस तरीके से ये कहीं क्या हो गई, ये नदी की जैसे धाराएं होती है ना, वैसे ये निकल गया। तो ज्ञान को ये जब ऑर्गेनाइज में कर दिए तो वो क्या हो गया आपका, ये शिक्षा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम। तो नॉलेज क्या हो गया, किसी भी इंफॉर्मेशन को जब आप संग्रह कर लीजिएगा तो वो नॉलेज। उस नॉलेज का जब आप इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, एप्लीकेशन यूज करते हैं, एबिलिटी टू योर नॉलेज अप्लाई टू, किस तरह से आप उसको अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन, उसको क्या बोलते हैं, स्किल, हुनर। तो जितना ज्यादा आप अभ्यास करिएगा आपका हुनर क्या होगा, बेहतर होगा। इसीलिए जैसे कि कहते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल। आज का जो बदलता परिवेश है, या जो हमारा आप लोगों के साथ जो एक इंटरेक्शन या बातचीत करने का जो एक उद्देश्य था, उसमें यही था कि आप जो नॉलेज गेन कर रहे हैं इसके साथ साथ इसको स्किल के लेवल पे लाइए। जैसे कि मैथमेटिक्स में कितने लोग जो है तो पढ़े हुए हैं, अच्छा इसमें कितने लोग की आपका अंकगणित जो है बहुत अच्छा है, आपका अच्छा है, बहुत अच्छा है। जैसे कहते हैं अब है कि अंकगणित अच्छा है, अब उसको ज्यादा से ज्यादा जब आप क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तब क्या होगा, स्किल जिसको कहते हैं ना, कि बहुत जैसे कई बार हो जाता है कि क्वेश्चन तो बन जाता है लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में नहीं है। तो क्वेश्चन बना, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, तो क्वेश्चन बनाना जो है वो कैसे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो क्या होगा, आपका स्किल डेवलप, ठीक है। लेकिन आपका नॉलेज डोमेन जो वो नहीं बढ़ा, उस सही नॉलेज का सही इस्तेमाल करना, उसको क्या कहते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट भी या कई ऐसी जो है तो सरकारी योजनाएं भी आती हैं, आप लोग सुन रहे स्किल डेवलपमेंट की जो है न्यू इंडिया जो है उसको क्या करना है, स्किल पे ज्यादा काम करना है। आई बात समझ में। तो आपको अपडेटेड नॉलेज जो है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई खेती, अब खेती ही है तो उसको वैज्ञानिक तरीके से खेती करना है, साइंटिफिक तरीका जो है, तो आपको कैसा इनोवेटिव भी होना है। इनोवेटिव मतलब अनुसंधान, कुछ नया रिसर्च करना है, नया सोचना है, हर चीज को नए तरह से एक सृजन करना है, एक क्रिएटिविटी, एक जो होता है क्रिएटिव थिंकिंग। जैसे कि मान लीजिए कि किसी लड़के को समझाना है, उसको समझ में नहीं आ रहा है स्टैंडर्ड 2, इसमें स्टैंडर्ड 10 का कौन सा स्टूडेंट है, स्टैंडर्ड 10 का कोई स्टूडेंट 10th क्लास का हो, कोई है 10th का, आप 10th के हैं। अच्छा आप बताइए क्या स्टैंडर्ड 9 का कोई लड़का है उसको पढ़ा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो सकता है लेकिन बहुत मिस्टेक तो नहीं होगा, 9 को पढ़ा लीजिएगा। आई बात समझ में, 9th क्लास का कोई लड़का है, आप स्टैंडर्ड 8 के लड़के को पढ़ा सकते हैं, पढ़ा लीजिएगा। देखिए यही से स्किल डेवलपमेंट जो है इसका चलेगा। और कैसे इसको करना है आपको हम बता रहे हैं कि जब पहले के समय में एक स्कूल होता था, उसमें एक हेडमास्टर होते और एक जो है उनके पास एक अटेंडर होता, और जैसे आप लोग बैठे हुए ना ऐसे ही, तो यहाँ पे क्या होता था, कक्षा 6, यहाँ पे कक्षा 5, कक्षा 4, है ना, और कक्षा कक्षा और पंक्ति कक्षा, वही LKG और UKG। अब अकेले एक टीचर जो थे वो पूरा सबको उनको पढ़ाना होता था और एक ही स्टाफ अटेंडर थे। अब पता है उन्होंने कैसे वो क्या किया, उन्होंने अपने स्टैंडर्ड 10th स्टूडेंट को इतना अच्छा प्रशिक्षित कर दिया कि वो स्टैंडर्ड 9th के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है। स्टैंडर्ड 9th के स्टूडेंट को इतना अच्छा पढ़ा दिया कि वो स्टैंडर्ड 8th के लड़के को पढ़ा सकता है, एंड दैट इज हाउ ही मैनेजेस। इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं लीडरशिप स्किल। क्या कहते हैं, नेतृत्व क्षमता। तो आपको क्या करना है, फ्रंट से आके लीड करना है कि हम अगर स्टैंडर्ड 10th में हैं तो हमसे
जब वो पढ़ने आए तो उसको कभी भी पढ़ा सकते हैं। जिस दिन आप लोग ये लेवल स्तर आप लोग अचीव कर ले जाइएगा तो आप सब समझिए कि हमारी पढ़ाई जो है वो ठीक होगा। ठीक ऐसे ही हुनर के केस में है, स्किल है। जैसे आजकल आप क्रिकेट कितना लोग देखता है, इसमें लगभग सब कोई देखता है। आजकल क्रिकेट में कौन कौन से शॉट चल रहे हैं? कोई दो तीन नया जो इनोवेटिव शॉट है उसका नाम बताइए। क्रिकेट में आजकल जो कई शॉट चल रहा है, रिवर्स स्वीप, हेलीकॉप्टर शॉट, और सब और कुछ पहले होता था पेडल स्वीप के पीछे लोग मारते थे। ये सब क्या है? ये सब इनोवेशन है। इनोवेशन मतलब अनुसंधान है ना, रिसर्च, नया से नया चीज ढूंढना। तो जब आप स्टैंडर्ड 10th में हैं और स्टैंडर्ड 9th के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, जो ग्रेजुएट हैं वो अगर 12th के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, ये अवसर जब आप लोग पा लीजिएगा तब आप समझिए कि आपका नॉलेज और स्किल जो है ये समानांतर रूप से दोनों विकसित हो। आई बात समझ में? इसमें से वो लोग जो ग्रेजुएट हो गए हैं या ग्रेजुएशन में हैं और वो कोई विभिन्न किसी भी स्तर की कोई प्रतियोगी परीक्षा जो है उसकी तैयारी भी अगर करना चाहते हैं, आप लोग को जैसा कि आप यहाँ बताई देंगे तो इंस्टीट्यूट जो उनका एक अपना एक इसमें हम लोग जो है ऐसा चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के जो है वो गया से यहाँ से जो है लोगों का सिलेक्शन, और हर क्षेत्र में इसमें से कई लोग जैसे आपको IT की भी ट्रेनिंग किए होंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर वगैरह का कोई किया है आप लोगों ने? तो कल हो के मान लीजिए कहीं आप लोग कहीं जॉब में भी जाते हैं तो उसमें इंटरव्यू देना होता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वगैरह है या रोजमर्रा की जैसे यही हमने स्कीम बताया गवर्नमेंट स्कीम जो है इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आप उसको अच्छे तरीके से प्रिजेंट कीजिएगा इस फॉर्मेट में, और जब आप इसकी बराबर प्रैक्टिस कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा तो आपका नॉलेज और अपडेट होगा, बढ़ेगा। और कोई प्रश्न आप लोग का तो आप लोग पूछ सकते हैं, यही हम लोग जो इसमें बताना चाह रहे हैं। कोई भी प्रश्न किसी भी स्तर से, कोई भी एग्जाम को लेके कैसे तैयारी करना है, कैसे पढ़ना है, या आगे भी कोई कैरियर काउंसलिंग आप लोग का, अब आप लोग की तरफ हम जो है सो देखिए कि आप लोग को जो पूछना है तो पूछिए। तो ये चीज समझ में आ गई कि कैसे अपने को इंट्रोड्यूस करना है, वो सब लाइफ भी क्लियर करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये विज्ञान प्रौद्योगिकी ये सब समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको आप डेली नोट करते चलिएगा, ये जितने हम आपको बताएं, या और भी रोजमर्रा के जीवन में जो आपको मिलेगा। जैसे कि आप लोग गया के बारे में, सब लोग तो गया के ही होंगे, तो गया के बारे में कोई बताएगा? मैं गया का नहीं हूँ, तो गया के बारे में कोई बताएगा, लेकिन जब आप गया के बारे में कोई बताएगा, आप बताइए कुछ गया के बारे में क्या है गया? तो मान लीजिए आपके यहाँ एक आए एक अतिथि के तौर पे, एक अजनबी के तौर पे, तो आप कैसे बताइएगा कि क्या होता है, गया क्या है, कैसे आप बताइए? बताइए कुछ गया के बारे में बताइए। हाँ बताइए, इसके आसान कुछ सवाल हो सकता है। हाँ आप बताइए, बोलिए। गया का सबसे जो फेमस चीज क्या है? हाँ? आप बोलिए। और गया क्या है? गया जिला है कि गया जो है कि ब्लॉक? वाह वेरी गुड, यही तो है। गया एक डिवीजन भी है ना, कमिश्नरी भी है ना? हाँ, ये किस कमिश्नरी में आता है? गया किस कमिश्नरी का हेडक्वार्टर है, बताइए कोई? हाँ अबरटेरी, हाँ मगध 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 डिवीजन, मगध। गया में कितने सब डिवीजन है? गया में कितने ब्लॉक्स हैं, प्रखंड? हाँ? अब बताइए, यही तो है, इसी को नॉलेज करते हैं, यही तो नॉलेज होता है। अब बताइए गया के बारे में आप लोग को अब ये तो सबसे उम्मीद किया जाता है इतनी जानकारी तो सब होनी चाहिए। अब किसकी कमी है ये बताइए, कि आप लोगों ने क्यों नहीं आज तक खोजा? गया में हम रह रहे हैं, गया क्या है? गया जो है क्या है? एक डिवीजन है ना? एक डिवीजन है। गया के अंदर जो है मगध जो है डिवीजन
मगध डिवीजन में फिर उसके बाद पता कीजिए कितने डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जिला, एक डिस्ट्रिक्ट में कितने सब डिवीजन हैं, फिर सब डिवीजन जिसको मंडल कहते हैं उसमें कितने प्रखंड हैं, एक प्रखंड है उसमें कितने पंचायत हैं, पंचायत है उसमें कितने गांव हैं, है ना। इस तरीके से ये जो है इससे क्या होगा, आपकी सामान्य जो है जानकारी बढ़ेगी, एक नॉलेज जो है वो आपका बढ़ेगा। आई बात समझ में? तो नॉलेज बढ़ाना है और क्या करना है, स्किल हुनर को उस पे काम करना है, तब जो है धीरे धीरे हम लोग प्रगति पे और प्रोग्रेस की तरफ जो है फिर बढ़ेंगे। ठीक है, तो और कोई आप लोग का जो भी प्रश्न हो आप लोग उनसे प्रश्न करते हैं, बोलिए किसी भी स्तर पे कुछ भी पूछना। नॉलेज स्किल समझ में आ गया? कोई समझाएगा नॉलेज और स्किल? आप में से कोई अभी जो सुना आप लोगों ने बस वही वही तो बताना है क्लास में, बहुत ज्यादा नहीं। आप बताइए तो, आप ही बताइए। नहीं नहीं ये पीला कुर्ता जो पहने, हाँ बताइए, हाँ बताइए। नहीं हाथ का नहीं, हाँ बोले, बताइए क्या है नॉलेज और स्किल? बहुत बढ़िया, बोलिए। हुनर स्किल है, नॉलेज क्या है, ज्ञान है। नॉलेज क्या है, कोई सूचना है उसका जब आपके पास संग्रह हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, नॉलेज। और वही जब सिस्टमेटिक क्रमबद्ध तरीके से हो गया तो वो क्या हो गया, वो उसकी शिक्षा व्यवस्था हो गई, जिसको बोलते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता हो गई। ठीक है, और बताइए, बैठिए, और बताइए, और कोई समझाएगा नॉलेज स्किल? हाँ आप बताइए, वेरी गुड, ताली भी बजाते रहिए लोग, मनोबल बढ़ाते रहिए। नॉलेज स्किल एजुकेशन का एक सेक्शन है जिससे इंफॉर्मेशन या जानकारी हम किताबों से पढ़ सकते हैं, एक नॉलेज स्किल जैसे कि हुनर है जो काम करते हैं वो स्किल होता है, जैसे सिलाई मशीन यहाँ पे सिखाई जाती है वो हमारा हुनर हो गया जो हम सिखा सकते हैं, और कंप्यूटर जो कि वो नॉलेज है जिसे हम जब प्राप्त कर सकते हैं, इसे ही नॉलेज कहते हैं और स्किल कहते हैं। वेरी गुड, नॉलेज को, जो नॉलेज और हुनर है, अब नॉलेज को किस स्तर पे ले जाना है, हुनर के लेवल पे ले जाना है, और उसका क्या है, उसका पैरामीटर अभी क्या समझाया हमने आपको। ठीक, जब आप स्टैंडर्ड 10 में पढ़ रहे हैं और स्टैंडर्ड 9 के बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं तो आप समझिए कि तब आपका नॉलेज जो है एक स्किल के, हुनर के लेवल पे पहुंच गया। आई बात समझ में? जब आप स्टैंडर्ड 9 में हैं तो स्टैंडर्ड 8 के लड़के को पढ़ा सकते हैं, तो इसलिए कहते भी हैं टू टीच इज द लर्न ट्वाइस, पढ़ाने का क्या अर्थ होता है, 2 बार सीखना। आई बात समझ में? टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 बार, TWIC, ठीक है, तो पढ़ाने का मतलब कि 2 बार आप उसको सीखते हैं, और किसी काम को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कीजिएगा तो आपका हुनर क्या होगा, बढ़ेगा। अब समझ में आ गया? किसी को कोई परेशानी? अब आप लोग पूछिए कोई क्वेश्चन, और कोई समझाएगा नॉलेज स्किल में अंतर? और किसी को इधर से कोई आवाज नहीं आया, चारों तरफ कहीं कोई एग्जाम आप देख लीजिए, चाहे वो IIT का हो, नीट का हो, मेडिकल का हो, UPSC का हो, कहीं भी टॉप 10 में 5 लड़कियां रहती हैं। यहाँ देख रहे हैं कि अभी पर्दा जो है भारी है। बोलिए, कोई नहीं बता पाया आप लोगों ने? बोलिए, आप बताइए नॉलेज के, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, तो कोई और एग्जाम्पल, कंप्यूटर पे छोड़ दो, वो हो चुका है, कुछ और सोचिए अपने दिमाग में। इनोवेटिव भी होना है, अनुसंधान बोले ना, क्रिएटिव भी होना है। हाँ नहीं हाँ 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 हाँ, समझ में आ गया? मतलब कि अभी और उसको उसको क्या करना है, उसको अभ्यास से, हुनर को और तीव्र करना है और तेज करना है, ठीक है ना? ठीक है बैठिए। हाँ और हाँ हाँ बताइए, आप बताइए। नॉलेज किसी भी काम को हम अपने अंदर ग्रहण कर लेते हाँ हैं, लेकिन जो ये स्किल होता है कि हमें कम ही नॉलेज रहेगा, लेकिन जो हम प्रैक्टिकली उस चीज को करते हैं ना तो ज्यादा अच्छा होता है, नॉलेज से ज्यादा अच्छा ये
बार उसको प्रैक्टिस करना होगा, पढ़ना होगा, और उसके लिए क्या हो गया, पहले से प्लानिंग करना है। अब जैसे पहले क्या होता था कि भाई जब ग्रेजुएशन हो जाए, पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाए, उसके बाद से लोग सोचता है कि अब लग रहा है कि हम भी तैयारी करेंगे, इसको तो अपने दोस्त को देखिए उसको। अब ये बहुत क्विक है, फास्ट दुनिया है, अब आपको क्या करना है, पहले से ही प्लान करना है। आई बात समझ में? जैसे ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आए, सेकेंड ईयर में आए, अब आप जो है आपको हमेशा 2 स्टेप आगे जाना है। उसके लिए आपको क्या है, बहुत सा काम आपको तैयारी वाला जो है आप अभी से लग जाइए, जैसे ग्रेजुएट होइएगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब उसमें कि ग्रेजुएशन कर लिए, फिर उसके बाद और भी यहाँ यूनिवर्सिटी में यहाँ लेट होता है ना ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, तो इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, कोई स्किल सीखिए, हुनर सीखिए। जैसे आप अपने लेखन से इस पे काम कीजिए, खूब बढ़िया लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे स्पीकिंग जो है होता है, स्पीकिंग इस पे काम कीजिए, कम्युनिकेशन स्किल पे काम कीजिए। उसके बाद जैसे कि जो डिजिटल इंडिया का भी आपको पता है, उस पे काम कीजिए। फिनेंशियल सर्विसेज का जैसे कि अभी यूपीआई को बता रहा था ना, डिजिटल बैंक वगैरह, इस पे काम कीजिए। तो बहुत कुछ चीजें हैं, इस सबको मिला के उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड अप्रोच, इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक अप्रोच, सबको जैसे एक साथ जोड़ लेना, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम उसको कहते हैं। तो सरकार भी यही चाहती है कि सबको इस तरह से इस दिशा में प्रमोट हो, और तब हम लोग डिजिटल इंडिया और डिजिटल जो हमारा विजन है वो उसके तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब कोई प्रश्न आप लोग का है किसी भी संबंधित से आप लोग मुझसे धन्यवाद। मेरा एक सवाल है, आईआईटी इंजीनियरिंग की तैयारी करना है तो उसके बारे में बताइए। आईआईटी इंजीनियरिंग की तैयारी करनी, आईआईटी इंजीनियरिंग, हाँ आईआईटी इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए सबसे पहले तो जैसे कि आपको पता होगा कि 12th स्टैंडर्ड जो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो है इसमें आपका ये 12th होना चाहिए, ठीक है, 11th 12th। उसके बाद से इसकी जो एग्जाम होती है वो पहले एक जेईई जो है पहले उसके बाद एडवांस होता है, ठीक है। तो आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो भी क्वेश्चन हैं आपको 11th 12th पहले कॉन्सेप्चुअली जो है उसपे एकदम अच्छे से उसपे पकड़ बनाना है ना। आपको मैथ्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, फिजिक्स पे करना है और केमिस्ट्री पे, और अब एप्लीकेशन पे अभी हमने बताया ना कि नॉलेज, जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई एक इक्वेशन है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, है ना। अब इसका कितना एप्लीकेशन हो सकता है, अब इसमें इनोवेशन है क्या हो गया कि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि sin थीटा हो गया, तो sin थीटा क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, पता है ना। इंक्रीजिंग फंक्शन का क्या मतलब है, जो आगे बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब घट रहा है। जैसे cos थीटा क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो sin थीटा, फिर देखिए कि sin थीटा cos थीटा अगर दोनों इक्वल हो जाए, if sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। अब यहीं से देखिए कैसे निकला, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 45 डिग्री, 45 डिग्री पे दोनों क्या हो जाएगा, दोनों कट करेगा तो 45, तो sin थीटा cos थीटा के बराबर कब होता है, 45 पे। अब cos थीटा जैसे, अब यही इनोवेशन है, इसी तरह के क्वेश्चन जो है आईआईटी में ये तो काफी बेसिक आपको पता है, इस तरह से मतलब एक चीज का कितना ज्यादा एप्लीकेशन हो सकता है, और फिर उसका जो है थोड़ा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, ठीक है ना। तो बेसिक फंडामेंटल किताबें हैं, जैसे एनसीईआरटी की किताबें हैं, एनसीईआरटी के जो मैथमेटिक्स हैं या फिर फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, वो आप अच्छे से जो एकदम थॉरो जो है उसको, ठीक है ना। और बताइए बीपीएससी का तो हम लोग वहाँ करा रहे हैं, स्टार्ट भी करा रहे हैं। आप जो है एकदम आइए, और कल भी अगर शाम को 4 बजे अगर आप लोग आ सकते हैं तो वहाँ आप लोग को एक हम औपचारिक निमंत्रण भी देते हैं, शाम को 4 बजे। वो वहाँ नहीं जा पाती है, वहाँ मुझे सीधा नहीं मिल पा रहा है, तो मैं गया जा पा रहा है। अच्छा, तो क्या कर सकती हूँ, तो उस केस में आप कोई बीच का रास्ता हम लोग निकालते हैं, जैसे कि आप जैसे टेक्नोलॉजी है उससे जोड़ सकते हैं, या फिर आके यहाँ पे जो कोई उपाय उसके अरेंजमेंट कर सकते हैं। वैसे आप अगर सेल्फ स्टडी के संदर्भ में भी आप बैठ जाइए, उस तरह से भी है, तो आप एक चीज को यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं।
जैसे कि हमने बताया कि रोजमर्रा के जीवन में जो आपका जो घटित हो रहा है, एक तो सबसे पहले आपको एक समाचार पत्र जो है वो पढ़ना शुरू कर दीजिए। जैसे कि कोई भी आप जो है टाइम्स हो गया, हिंदुस्तान, और पहले समझिए जैसे गया है तो गया डिस्ट्रिक्ट है, तो गया डिवीजन में कितना, जैसे हमने बताया डिस्ट्रिक्ट है, सब डिवीजन है, प्रखंड है। फिर उसके बाद से आप इसकी जो राज्य व्यवस्था समझिए, बिहार की राज्य व्यवस्था क्या है, भारत की राज्य व्यवस्था क्या है ना। फिर अर्थव्यवस्था को समझिए, फिर जैसे भूगोल समझिए, फिर उसके बाद से जो सरकारी परियोजनाएं हैं, योजनाएं, इसको समझिए। फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये लोग हमारे जाति के जनता की हाँ हाँ तो ये ऑलरेडी हिंदू और जो इंडियन एक्सप्रेस हाँ वो ये देखते हैं भी, बट अभी इसका जो लेवल है हाँ तब चीज़ों को पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, मतलब मुझे लगता है 60% समझ जाते हैं। हाँ बट दो तीन चीज़ है कि उसको लोग रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं, और एक ये भी होता है कि कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट है नहीं है कि नहीं, तो इनका मतलब कुछ गाइडेंस नहीं हो रहा है। हाँ, इसमें आपको ये करना है, जैसे कि आप देखिए, जैसे कि हमने आपको ये बताया ना, इस फॉर्मेट में आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी टॉपिक, तो उसके बारे में केवल आपको ये देखना होगा। इंग्लिश में जैसे आप लोग पढ़े होंगे WH क्वेश्चन किसको कहते हैं, जैसे कि किसी भी चीज के बारे में व्हाट है ना, कि वो क्या है, जैसे कि डिजिटल इंडिया या स्वच्छ भारत अभियान, तो पहले क्या हम उसको कहेंगे, व्हाट इज डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद से ये क्या है कि ये कब जो है, ये कब वो चीज इसकी मतलब ये प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया, तो ये बैन हो गया, सही बात समझ में। फिर उसके बाद से जैसे ठीक है, उसके बाद से हाउ है ना। तो अब ये जितने भी WH क्वेश्चन हैं किसी भी चीज के बारे में, जैसे कि मान लीजिए कि गया तो डिवीजन किसको कहते हैं, तो जब भी आप न्यूज पेपर वगैरह इसमें पढ़िए, तो जो भी जैसे कि जो घटना आपकी जो समसामयिक घटनाएं कहते हैं या समसामयिक मुद्दे, इसको कंटेम्पोररी, जैसे कि, और उसके बाद से आप ये देखिए कि इसका आपके परिप्रेक्ष्य में, आपके मतलब भारत के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया या फिर बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ, उसके संदर्भ में इसका क्या प्रभाव है ना। और कोई भी जैसे नीति बन रही है या इससे समाज का जो सबसे वंचित वर्ग है या जो आखिरी पायदान के व्यक्ति है उसको क्या लाभ, ठीक है। इस संदर्भ में चीजों को बस देखना और समझना। जैसे आपको एक हम बहुत अभी एक घटना घटी है 2 साल पहले या पिछले साल का, रूस और यूक्रेन की लड़ाई क्या है, कोई बताएगा, सबको पता है क्या है, कोई बताएगा, बताइए बताइए। जैसे सारा खोज आपके लिए किए हैं, कोई और नहीं है, यूक्रेन खास करके मतलब ऐसे कानून मतलब रूस का हिस्सा हुआ करता था, हाँ तब ठीक, और यूक्रेन मतलब उससे हट गया, उन्हें इकोनॉमी भी खत्म हो गया, तो यूक्रेन है जो नाटो की तरफ मतलब उससे जुड़ाव कर रहा है। नाटो क्या है, नाटो एक संगठन है यूरोपीय संघ का, हाँ इस तरह किसी एक देश पर भी हमला होगा तो सभी देश पर हमला माना जाएगा, ठीक है, ये अमेरिका से भी करता तो सब लोग मिलकर लड़ेंगे, सब हाँ उसको मतलब मिलने के लड़ेंगे। हाँ तो रूस नहीं चाहता है कि हमारे देश के बारे मतलब पड़ोसी में कोई ऐसा मतलब हो, अच्छा, यही तो नाटो की तरफ चला जाए, नाटो पर चल जाए और बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखिए यही चीज है, अब जैसे ये जो बताए स्टेटमेंट, अब इसमें से इनका केवल स्टेटमेंट हम सुन लिए तो कितनी जानकारी आपको मिली। अब ये क्या क्या क्रम बताया, सोवियत संघ, अब सोवियत संघ के बारे में हम आपको थोड़ा सा विस्तार दीजिए, ये क्या होता है, नाटो बताए, नाटो क्या होता है। फिर अब देखिए रूस यूक्रेन की लड़ाई है, तो ये लड़ाई क्यों हुई, अब इसका थोड़ा सा क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, बहुत इन डेप्थ नहीं जानना है, केवल एक जैसे कहते हैं कि परिचय के तौर पे एक सामान्य व्यक्ति की क्या जिज्ञासा होगी कि भाई अच्छा चलो यार रूस यूक्रेन लड़ रहा है, उससे हम लोग को क्या, हम लोग तो गया है, आई बात समझ में। अब ये कि ये नहीं है, अब हमको ये देखना है कि उसका भारतवर्ष पे क्या प्रभाव है, और भारत में पड़ेगा तो भारत में पड़ेगा तो जाहिर सी बात है बिहार में भी पड़ेगा, बिहार में पड़ेगा गया पे भी पड़ेगा, आई बात समझ में। तो मतलब दुनिया में उस युद्ध का क्या प्रभाव है, आई बात समझ में। इसी तरह से हर एक चीज को देखना है।
जैसे कि अभी ये खेल चल रहा है, कौन सा खेल चल रहा है? IPL। ये क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग। एक इंफॉर्मेशन मिला, उसको नॉलेज आ गया। अब IPL है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, कोई बताएगा? 2008। ठीक है। अब 2008 में अभी जो पिछले साल का विजेता कौन है? कितनी टीमें जो है? वाह। और उसके बाद से कितनी टीमें खेल रही हैं, फिर उसका क्या, फिर बिहार से क्या कोई खिलाड़ी है उसमें, है ना? इस तरह से चीज को जब आप कीजिएगा तो आपका नॉलेज ऑटोमेटिकली वो बढ़ेगा। और हर एक चीज को इसी कॉन्टेक्स्ट में कि वो क्या है, कब है, कैसे है, उसका क्या होगा, आएगा समझ में? बस इतना ही जो है, इसी तरह से आपको धीरे धीरे एक क्रमबद्ध और आपको सिस्टमेटिक वे में समझेगा और संगठित वे में आपका जो धीरे धीरे बढ़ता है। और कुछ तो BPSC का आप काम बता दिए। सबसे पहले जो है बेसिक जो आधार जो आपकी जो किताबें होती है ना 10th 11th 12th का, इसको पहले आप पढ़ लीजिए। पॉलिटी की किताब होगी, राज्य व्यवस्था की किताब होगी, इकोनॉमी की किताबें होगी, फिर हिस्ट्री की किताबें होगी, फिर उसके बाद से बिहार का एक स्पेशल है इसके बारे में इस तरह से धीरे धीरे। हाँ IAS के लिए आप जो है ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी। वो व्यक्ति जो है UPSC का एग्जाम जो है वो दे सकता है। UPSC जो एक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, वो हर एक वर्ष सिविल सर्विसेज का एग्जाम देती है, संघ लोक सेवा आयोग। इसमें जो है कई सारे जो है उसमें सर्विसेज होती है, जैसे कि ऑल इंडिया सर्विसेज है, उसके अंतर्गत हो गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो गया, इंडियन पुलिस सर्विसेज हो गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज हो गया। इसका जो है प्रिलिमिनरी लेवल का ये 3 चरणों में एग्जाम होती है। प्रारंभिक परीक्षा जिसको पीसी कहते हैं, फिर मुख्य परीक्षा जिसको मेंस कहते हैं, फिर तीसरा होता है उसको बोलते हैं साक्षात्कार या पर्सनालिटी डेवलपमेंट, है ना? 3 चरणों में एग्जाम होता है। और इस तरह से तो जो भी ग्रेजुएट है वो के लिए एलिजिबल, मतलब वो एग्जाम। और बोलिए क्या पारामेडिकल तो उसके लिए सबसे पहले जो है आपका बैठ जाइए। आपका +2 हो गया है। आपका जो है जैसे कि एक बायोलॉजी जो है वो एक पेपर होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यही एक कॉम्बिनेशन होता है 11th 12th या अगर आप 11th 12th में। इसके बाद से आपको जो है उसका एक एग्जाम देना होता है, जैसे कि मेडिकल के लिए होता है नेट का कॉम्पिटिशन। तो जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं उनको बायोलॉजी या इसमें फोकस करके जाना है, तो इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं उसके लिए जिन लोगों को UPSC में जाना है, UPSC में वो जो ग्रेजुएशन में जो कर रहे हैं, तो अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ रहे हैं तो यही सबसे बेस्ट प्राइस होता है। और बताइए और किसी को अगर मान लीजिए कि +2 के बाद कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करके अगर नौकरी करने जाना है कहीं, मान लीजिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट में, उसके लिए भी हो जा सकता है। उसके लिए फिर इंटरव्यू वगैरह की थोड़ी तैयारी करनी होती है। और बताइए और वकील एडवोकेट बनने के लिए, एडवोकेट बनने के लिए। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बैठिए। वकील बनने के लिए वकालत करना होता है और क्या सिंपल चीज है। देखिए इसमें 2 +2 जैसे ही आप इंटरमीडिएट किए उसके बाद एक एग्जाम होता है 3 लाख, ये होता है 3 लाख, है ना? ये होता है कंबाइंड लीगल एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना? ये +2 करने के बाद ये 5 ईयर का प्रोग्राम है। इसके बाद से आपको बहुत सारी उसमें आपका दाखिला हो जाए, ठीक है? और 5 साल के बाद आप आइएगा तो आप वकील बनके फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक संस्था होती है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है लॉ करने के लिए।
आप जो है उसमें वकालत आप शुरू कर दीजिए, किसी आप सीनियर एडवोकेट के ऊपर में शामिल कीजिए, ये वकालत। दूसरा तरीका है कि ग्रेजुएट जो लोग हो गए हैं, तो ये जो प्रोग्राम है ये 5 ईयर्स का पीरियड जो है, जब आपको वकील बनना है तो 5 साल का ये प्रोग्राम होता है +2 के बाद। +2 मतलब जब आप 10th 11th 12th कर लिए उसके बाद तो सीलेट का एग्जाम पास करके आप 5 साल। दूसरा तरीका है कि आप जब ग्रेजुएट हो गए, मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद से ये LLB का एक जो है कोर्स होता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है 3 साल का। तो जो वकील जो ग्रेजुएट हो गए ना, उनको वो 3 ईयर्स LLB कोर्स उसको बोला जाता है। धीरे धीरे अब ये कोर्स कम हो रहा है रिलेटिवली, क्योंकि अब जो है +2 के बाद से ही लोग सीधे 5 साल का ये कोर्स में निकल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी संस्थाएं हैं उनको, अभी भी बहुत से यूनिवर्सिटी में 3 ईयर्स लॉ होता है, लेकिन उसके लिए पहली शर्त क्या है कि आपको ग्रेजुएट होना हो। उसके लिए क्या है, आप +2 के बाद से सीधे इंटर लीजिए और सीलेट जो है आप कर लीजिए, और फिर आपको बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करना होगा और आप वकालत शुरू करिए। ये वन ऑफ द फाइनल प्रोफेशन जो है ये वकालत है, ये बहुत बेहतर जो है, ये हमेशा से ये प्रोफेशन माना गया है। जैसे डॉक्टरी हो गया, वकालत हो गया, है ना। इसमें से कोई टीचर नहीं बनना चाहता है, शिक्षक कोई नहीं, कौन आप बनना चाहते हैं? क्यों आप शिक्षक बनना चाहते हैं, बताइए। एक दूसरे को अच्छा समझा सकते हैं। एक दूसरे को अच्छा समझा तो वकील भी बढ़िया सकता है। हाँ? किसको समझा जैसे जो कोई स्टूडेंट होगा तो उसको अच्छा से समझा सकते हैं। बहुत बढ़िया, बैठिए। बहुत बढ़िया जो है आपने बताया, जो शिक्षा जो होता है ना, आप चाहे जिस पेशा में प्रोफेशन में चले जाएं, एक चीज तो आप सब लोग अभी आज तो जो आज का ये जो अभी खत्म होगा, इसके बाद से एक आप सब लोग संकल्प लीजिए कि जो हमने कहा कि अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो 9th को पढ़ाना है, 9th के पढ़ाना सबको है। क्या करना है? सबको शिक्षा, आपके घर में, परिवार में, आस पड़ोस में जो भी है, जो लोग नहीं सक्षम है या जिनको नहीं समझ में आ रहा है, सबको क्या करना है? पढ़ाना है। ये चीज आप, इससे क्या होगा, आपका भी नॉलेज बढ़ेगा और साथ साथ हुनर भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? हुनर। तो नॉलेज भी बढ़ेगा और स्किल भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा। ठीक है, हाँ सर अभी आपने जो कहा UPSC जो हम लोग क्या करते हैं, इंटरमीडिएट पास करने के बाद ये आगे ग्रेजुएशन है, UPSC का जो क्वेश्चन का जो पेपर जो कि आधारित था वो किस तरह से हम मेहनत करते हैं, किस प्रकार का क्वेश्चन है वो हमको जानना है। कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आधारित रहेगा। वो देखिए, उसका जो आधार है, जो खासकर जो सामान्य अध्ययन जो GS पेपर है ना, जो प्रारंभिक परीक्षा है, उसका जो लेवल है ना, वो आप +2 जो आप इंटरमीडिएट पर करते हैं ना, वहीं तक की किताबों को, और जो बेस किताब है वो NCERT की किताब है ना, NCERT की किताबें, और बाकी जो उसमें एक वैकल्पिक सब्जेक्ट रखा जाता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट, उस पे जो है तकरीबन आपको जो ग्रेजुएशन जो ऑनर्स पेपर होता है ना, या पोस्ट ग्रेजुएशन ले लीजिए PG लेवल का जो 5th ईयर होता है प्रीवियस ईयर का, उस स्तर तक का आपको वैकल्पिक सब्जेक्ट में उसमें आपको लेवल आपका हो जाता है। तो जो UPSC के जो क्वेश्चन होते हैं मूल रूप से अनुप्रयोग पे होते हैं। अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन बेस्ड पे, वो आपके रोटेन लर्निंग को नहीं चेक करता है। रोटेन लर्निंग मतलब कि जिसको बोलते हैं रट्टा मार जो पढ़ाई होती है, वो नहीं चेक करता है। वो क्या चेक करता है? आपको कि आपने क्या सीखा है, तो उसका, ताकि आप कितना प्रयोग अनुप्रयोग कर पाते हैं, उस तरह के आप बिल्कुल कर सकते हैं और आप कीजिए। और लेकिन अभी से तो उसी का पहला जो स्टेज आप लोगों ने बताया कि जो रोजमर्रा का जो भी जीवन है उसमें एक नोटबुक बना लीजिए, एक डायरी, उस पर लिखते चलिए, जैसे जो भी घटनाएं हो रही हैं उसका इन्हीं जीवन में वो क्या है, वो कैसे है, वो कब स्टार्ट किया, उसका भारत के इससे क्या फर्क पड़ता है, या बिहार की परिवेश में कोई जैसे नीति है ना, लोक नीति, अब कोई लोक नीति है तो उसका क्या लाभ मिलेगा, आई बात समझ में, एक सामान्य पुरुष को क्या मिलेगा, महिलाओं के उत्थान के लिए कोई कार्य होगा तो महिला को कैसे उससे
जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको कैसे जो है वो पढ़ करें। आई बात समझ। और पूछिए और क्या है? हाँ होता है बी फार्मा। बी फार्मा, हाँ बैचलर बी फार्मा। उससे तो डॉक्टर का डिग्री मिल जाता है। नहीं वो डॉक्टर की डिग्री नहीं, वो फार्मेसी मेडिकल कोर्स करते हैं सर। हाँ उसको देखना था मेडिकल कर सकते हैं। और एक होता है सर मेडिकल की तैयारी करना पड़ता है। हाँ दोनों में थोड़ा काम करते हैं। देखिए उसमें क्या है, वो बात कह रहे हैं ना, वो MBBS की पढ़ाई। MBBS उसको बोलते हैं बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो वो मेडिसिन का बैचलर कोर्स है। उस MBBS के बाद होता है MS और MD, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और मास्टर्स ऑफ सर्जरी। ठीक है, तो जो MBBS की पढ़ाई है, तो आप जो +2 जो करते हैं इंटरमीडिएट, उसमें आपका एक पेपर बायोलॉजी होना चाहिए, बायोलॉजी। उसके बाद फिर एक परीक्षा होती है नीट NEET, उसमें जब आप पास कर जाएंगे तो आपका नामांकन होगा, तो मेडिकल की तैयारी होगी, तो आप मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 4 साल का आपका वहाँ पे वो पढ़ाई होगा, फिर उसमें फिर प्रैक्टिकल। उसके बाद से आपको ये बी फार्मा है, तो फार्मा का एक अलग एग्जाम होगा, उसके लिए बायोलॉजी आपका तो बी फार्मा करने के लिए अपना करना पड़ेगा। नहीं, उसके लिए MBBS करने के लिए। तो बी फार्मा करने के लिए क्या बी फार्मा के लिए आपको बी फार्मा के लिए एग्जाम है, आपको ये क्या इसी हाँ 12th के बाद ही बैचलर डिग्री है। या कुछ लोगों का नीट में अगर रैंक कम हो जाता है तो बहुत सारे कॉलेज उसी रैंक पे आपको एडमिशन। ठीक है, तो फार्मा फिर इसमें आप मास्टर्स डिग्री भी कर सकते हैं, बैचलर के बाद मास्टर फिर फार्मा, उसमें भी आप फार्मा में अपना रिसर्च करने के लिए वो भी एक और बहुत अच्छा कैरियर। तो सर बी फार्मा में कितना दिन कोर्स? 3 ईयर है। और पूछिए किसी को कुछ पूछना है? चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ कोई नहीं अभी बोला। CA CS वकील साहब लोग आ गए। टीचर एक ही लड़का बोल रहा है जो टीचर बनना है, केवल आप ही को शिक्षक बनना है यहाँ, और किसी को टीचर नहीं बनना है। बनना है आइए, बहुत बढ़िया। और क्या पूछ रहे थे? हाँ जो रैंक मिलता है वो अलग रैंक मिलता है। हाँ हाँ उसमें जिन चीजों पे ये रैंक मिलता है उसमें प्रोग्रेस रहती है बता। उसमें जो है बहुत सारी सर्विसेज होती है। ठीक है, तो आपका जो रैंक है वो निर्भर करता है आपने कितना अच्छा जो है अपना मुख्य परीक्षा को 3 चरणों में एग्जाम होती है। पहला जो हो गया प्रारंभिक परीक्षा हो गया, उसका नंबर नहीं जुड़ता है, लेकिन वो क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग मतलब जो पीटी पास करेगा वही मेंस लेगा। तो मुख्य परीक्षा जब आप पास कीजिएगा तो उसका नंबर जो है उससे मेरिट में आपको वो ऐड होगा। तो आपका मुख्य परीक्षा में कितना ज्यादा मार्क्स आता है, उसके बाद होता है इंटरव्यू, और इंटरव्यू में कितना नंबर आता है, इन दोनों नंबर को जोड़ के आपका जो है वो मेरिट बनेगा मेगा। इसमें जिसका जो है रैंक अच्छा होता है, मतलब मार्क्स जिसका अच्छा हुआ उसका रैंक अच्छा हुआ। इसमें अब सर्विसेज जो है, जो टॉप की सर्विसेज है, उसमें IAS लोग लेते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, फिर हो गया इंडियन पुलिस सर्विसेज, फिर हो गया इंडियन फॉरेन सर्विसेज, आर्थिक विदेश सेवा हो गया, फिर हो गया क्या इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, भारत राजस्व सेवा हो गया। इसमें भी 2 डिपार्टमेंट है, जैसे इनकम टैक्स हो गया और कस्टम हो गया। फिर हो गया भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा, पहले होता था इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, अब वो सबको मर्ज करके कर दिया गया इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज। फिर उसके बाद हो गया इंडियन अकाउंट सर्विसेज, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, जिसको AG ऑफिस कहते हैं, अकाउंट से ऑडिट। फिर उसके बाद से आपको ये कम्युनिकेशन